हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारा लास्ट टॉपिक, आज हम इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, पूरा फिनिश कर लेंगे, सारे टॉपिक्स हमारे कवर हो जाएंगे। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स होती क्या है, रिएक्शन का रेट क्या होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, रिएक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, अलग अलग तरह की यहाँ पर हमने रिएक्शंस पढ़ी। कुछ फास्ट रिएक्शंस होती हैं, कुछ स्लो रिएक्शंस होती हैं, कुछ मॉडरेट रिएक्शंस होती हैं। फिर हमने दो तरह के रिएक्शन का रेट पढ़ा, एक एवरेज रेट, एक इंस्टेंटेनियस रेट। दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का ग्राफ कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव स्लोप क्या होती है, ये हमने आगे डिस्कस किया था। चलिए, तो हमने फिर रिएक्शन के रेट के बारे में बात की थी। फिर बच्चों हमने डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखना सीखा था, ठीक, जो कि हमारे काम कहाँ पर आता है, जब हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालते हैं तो वहां पर डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ दोनों को क्या करना पड़ता है, हमें एक साथ रखना पड़ता है, ठीक। फिर हमने रिलेशन पढ़ा था कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में, रिएक्शन के बारे में बात की थी कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, किस पर ये डिपेंड करता है। फिर हमने मॉलिक्यूलैरिटी के बारे में पढ़ा था कि रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी कैसे हमें पता चलती है। ऑर्डर के बारे में हम कैसे जानते हैं रिएक्शन के ऑर्डर के, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था बच्चों। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर रिलेशन जाना था कि जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है और हमारा जो रेट लॉ है, दोनों होते तो सेम ही है ना, लिखने का तरीका लेकिन अलग अलग है, तो दोनों में रिलेशन क्या है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। फिर हमने अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात की थी जो था इंटीग्रेटेड रेट लॉ। तो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकाला था अलग अलग ऑर्डर के लिए, जैसे जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बच्चों यूनिट निकालना सीखा था कि यूनिट क्या होती है, ठीक। अलग अलग ऑर्डर के लिए हम अलग अलग यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला सीखा था, ये वाला। चलिए, फिर हमने बात की जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। बच्चों, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती हैं, ये हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पढ़ा था, ठीक। चलिए, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है। फिर हमने उसके लिए रेट लॉ डिराइव किया था। लास्ट में हमारा रेट लॉ AT इज इक्वल्स टू माइनस KT प्लस A0 आया, ठीक। फिर हमने यहाँ पर इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया था, जहां पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, y इज इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C टाइप ग्राफ बनेगा, जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसमें इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस की, ठीक। नेक्स्ट, इसकी हाफ लाइफ के बारे में हमने बात की, तो फॉर्मूला बना हमारा AT इज इक्वल्स टू A0/T, जहां पर AT क्या है और A0 क्या है। देखो, A0 तो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है और AT क्या है, AT हमारी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, यानी कि A0 की मतलब कितनी कंसंट्रेशन बच गई है एनी टाइम T पर। फिर हमने इसके लिए हाफ लाइफ भी क्या कर लिया था, कैलकुलेट कर लिया था कि T ऑफ क्या होगा, A0/2 के। इसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ के लिए, इस तरीके से। यहाँ पर भी एक इस तरीके का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। फिर टी कंप्लीशन की भी बात कर ली थी, यहाँ पर फॉर्मूला हमने नोट कर लिया था। फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हमने की थी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने डिराइव किया था, जिसका फॉर्मूला हमारा आया था बच्चों K इज इक्वल्स टू 2.303/T log 10 A0/AT, जहां पर A0 का इनिशियल कंसंट्रेशन और AT क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम T पर, यानी कि एनी टाइम T पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन बच गई, ठीक है वो। या हम इसको इस तरीके से भी सॉरी
या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू 1/t ln a0/at। यहाँ पर नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को जब हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 2.303 आ जाता है, ये हमें पता है पहले से। फिर इसके लिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया था, यहाँ पर भी बच्चों स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जिसकी स्लोप क्या है -k। ये किसका ग्राफ है जिसकी स्लोप -k है, ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है, ठीक। ये है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ जिसकी स्लोप है -k/2.303। चलिए देखो यहाँ पर हमने एक और डेरिवेशन किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, वो था AT इज इक्वल्स टू A0 E माइनस के, ठीक। चलो फिर इसके लिए हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था, तो इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ बन रहा, आप देख सकते हैं। यूनिट हमने निकाल ली थी, यूनिट हमने सीख भी ली थी कैसे निकालना। यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हमने बात की थी, परसेंटेज डिसोसिएशन जहां पर हमने पढ़ा, हाफ लाइफ के बारे में बात की, ठीक है। हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पर आया 1/, हाफ लाइफ का फॉर्मूला है इसका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693/k। चलिए फिर टी कंप्लीशन की यहाँ पर बात की थी, फिर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे साथ साथ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको हमने डिटेल में पढ़ा था, और ये काम कहाँ पर आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी थी जिससे हम कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो काफी क्वेश्चंस हमने किए थे। फिर हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सेम चीज पढ़ी थी, पहले हमने इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ लिया था, ठीक है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ के बाद ये आया था हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ, KT इज इक्वल्स टू 1/AT माइनस 1/A0। फिर इसी के साथ साथ हमने इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था, इस तरीके से इसकी स्लोप आती है K। यहाँ पर भी y इज इक्वल्स टू mx प्लस c टाइप ग्राफ बनेगा जो कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। तो यहाँ पर सारे ग्राफ जो भी हमने बनाए बच्चों वो कैसे बनाए, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप ग्राफ बनाए हैं सारे, ठीक है। चलिए फिर इसके हाफ लाइफ के बारे में बात कर ली थी, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ, इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पर ये डिपेंड करते हैं ये हमने पढ़ लिया था, कैसे इजीली हम ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं ये भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। चलिए फिर हमने पढ़े थे बच्चों अलग अलग मेथड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए, जहां पर सबसे पहले हमने ग्राफिकल मेथड की बात की थी, जहां पर हमने अलग अलग ग्राफ ड्रॉ किए थे। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए रेट और कंसंट्रेशन का ग्राफ, ठीक है। फिर AT और T का ग्राफ, फिर टी ऑफ और ए यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन, ए यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन का ग्राफ हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। चलिए अब यूनिट से भी हम रिएक्शन का ऑर्डर पता लगा सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था, है ना। अलग अलग मेथड हमने डिटरमाइन किए थे जिनसे हम रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सके। तो पहला ग्राफिकल मेथड से हम ऑर्डर बता सकते हैं, दूसरा के की मदद से इसकी यूनिट से हम ऑर्डर बता सकते हैं। अगर सेकेंड इनवर्स है तो ये क्या होगी, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। अगर लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स है तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। वैसे ही हम और रिएक्शन भी निकाल सकते हैं, कैसे, इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले में एन यानी कि ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर हमें पुट करना है, और इजीली हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी यूनिट निकाल सकते हैं, हमें पता चल जाएगा ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। चलिए तो हाफ लाइफ से भी हम पता लगा सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था कैसे पता लगा सकते हैं, इस तरीके से हमने पढ़ लिया था, बहुत इजी था। इनिशियल रेट मेथड, ये सबसे स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में पढ़ा था इनिशियल रेट मेथड, तो इससे कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालेंगे ये भी हमने पढ़ लिया था। चलिए फिर हमने पढ़ा था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो दिखती सेकंड ऑर्डर की तरह है लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसीलिए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यहाँ पे कहा गया है। फिर बात की थी हमने कोलिजन थ्योरी की, जिससे हमने काफी डिटेल में डिस्कशन किया था। फिर हमने कहा कि ये दो तरह की होती है, इफेक्टिव कोलिजन और इनइफेक्टिव कोलिजन। अब इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, इफेक्टिव कोलिजन इंपॉर्टेंट है, इनइफेक्टिव तो इंपॉर्टेंट ही नहीं है, जो हुआ ही नहीं। इनइफेक्टिव यानी कि जो कोलिजन हुआ नहीं, वो इनइफेक्टिव कोलिजन। जिस कोलिजन को हो करके प्रोडक्ट बने हैं वो हमारा इफेक्टिव कोलिजन। चलिए फिर यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन में हमने बात कर ली थी दो फैक्टर, यानी किसी भी कोलिजन को इफेक्टिव होने के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर चाहिए, एक है एनर्जी फैक्टर और एक है ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक। अब एनर्जी फैक्टर क्या है डिटेल में हम डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा।
यहाँ पर इसका ग्राफ हमने देख लिया था, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो तरह की एनर्जी है, इस पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस तरह से हमने ग्राफ बना करके फिर हमने ओरिएंटेशन फैक्टर के बारे में बात की थी। चलिए तो डिटेल में इसका प्रॉपर हमने यही पढ़ा कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एक एनर्जी फैक्टर जहां पर एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर जो कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है तो कोलिजन कैसे होगा इफेक्टिव, अगर प्रॉपर अगर ओरिएंटेशन है तो कोलिजन इफेक्टिव होगा। फिर हमने बात कर ली थी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन में, जिसको हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझ लिया था बच्चों। अच्छा पहले हमने यहाँ पर डेरिवेशन की थी एक ये वाली, ठीक है, तो ये आपको याद होगा। फिर इसको हमने समझ लिया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जहां पर सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर अगर बढ़ता है, टेम्परेचर के बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन की जो संख्या है, प्रोबेबिलिटी है ना, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी इफेक्टिव कोलिजन होने की। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इफेक्टिव मॉलिक्यूल, इफेक्टिव कोलिजन शो करने वाले मॉलिक्यूल्स है वो भी बढ़ जाएंगे। जब वो बढ़ जाएंगे तो कोलिजन भी बढ़ेंगी, कोलिजन बढ़ेंगी तो रिएक्शन का रेट भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हमने इसको डिस्कस कर लिया था। अच्छा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमने पढ़ा था कि अगर यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि टेम्परेचर है उसको 10 डिग्री से बढ़ा देना, वही क्या होगा हमारा रेट कांस्टेंट का रेशियो एट टू टेम्परेचर विच डिफर बाय 10 डिग्री, यानी कि रेट कांस्टेंट का रेशियो इस तरीके से जो डिफर हो रहा है किससे 10 डिग्री से, है ना, यहाँ पर कितना 35, यहाँ पर कितना 25, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10 डिग्री का। तो इसको हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से समझ लिया था कि 10 डिग्री का जो डिफरेंस है उसका मतलब क्या है कि जब टेम्परेचर 10 डिग्री और बढ़ेगा तो पीक क्या होगी, नीचे आएगी और एक ब्रॉडर पीक आएगी, नैरो पीक नहीं आएगी। अब कैसे आएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक ब्रॉडर पीक आएगी। ठीक है, ब्रॉडर पीक आने से क्या होगा, जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वही सेम बात कि इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेंगे, इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेंगे तो रेट भी बढ़ेगा, यानी कि सिंपल सी बात है टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा, ये हमने डिस्कस किया था। फिर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट है, हमने पढ़ा कि दो तरह के कैटलिस्ट हैं, एक नेगेटिव कैटलिस्ट एक पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट करता क्या है, रिएक्शन के रेट को ऑल्टर करता है, यानी कि रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। ठीक है, चेंज करना यानी कि रिएक्शन के रेट को दो तरह से चेंज किया जा सकता है, या तो वो रेट बढ़ा देगा या तो वो रेट घटा देगा, है ना, तो यही काम करता है नेगेटिव और पॉजिटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को घटा देता है और पॉजिटिव कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, इसीलिए नेगेटिव कैटलिस्ट को हम इनहिबिटर भी कहते हैं। आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा इनहिबिटर्स के बारे में। चलिए, तो फिर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट की बात कर ली थी। क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर होता क्या है कि देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी का पाथ ये था, सिंपल जो पाथ होता है ना, जो रास्ता पहले था वो तो था, लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है, यहाँ पर पाथ को चेंज कर लेता है, मतलब पाथ इजी बना लेता है। जैसे इसने पाथ को क्या कर लिया, छोटा कर लिया, जिस वजह से एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने से क्या होगा, रिएक्शन का रेट बढ़ गया। ठीक है, अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो रिएक्शन का रेट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने एक एंडोथर्मिक में ये बना के देखा था, सेम यहाँ पर भी सेम बात थी। यहाँ पर हमने लिया था हमारा नेगेटिव कैटलिस्ट। अब नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, देखो पहले तो ये वाला पाथ था जो हमें ये रेड से दिखाई दे रहा है, फिर नेगेटिव कैटलिस्ट डालने से इसने अपना पाथ चेंज कर लिया। ये जो ब्लू वाला पाथ है ये तब है जब हमने इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट डाला। ठीक है, नेगेटिव कैटलिस्ट से पाथ चेंज हो गया। पाथ चेंज होने से क्या हो रहा है, देखो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है। पहले एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर थी, नीचे थी, ये है पहले। अब एक्टिवेशन एनर्जी हो गई है यहाँ पर, यहाँ पर होने का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ गई, जिस वजह से रिएक्शन का रेट क्या हो गया, यहाँ पर कम हो गया। ठीक है, तो कैटलिस्ट पर भी डिपेंड करता है रिएक्शन का रेट। फिर हमने फैक्टर्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कंसंट्रेशन की बात की थी, तो देखो कंसंट्रेशन अफेक्ट करती है रिएक्शन के रेट को। ठीक है, सिर्फ जीरो ऑर्डर रिएक्शन को छोड़ करके, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट रिएक्शन नहीं होती। नेक्स्ट फिजिकल स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया था। जैसे हमने कहा कि गैसेस में क्या है, रिएक्शन के रेट ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो गैसेस में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं। फ्रीली मूव करेंगे तो उनके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे।
अगर उनके बीच में कोलिजन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है, इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा। जबकि देखो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो एक जगह में रहते हैं ना, वो कोलाइड थोड़ी कर सकते हैं, वो मूव नहीं कर सकते गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह, इसीलिए गैसेस में रिएक्शन का रेट ज्यादा होता है। नेक्स्ट फैक्टर हमने पढ़ा था सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया कम है तो रिएक्शन का रेट भी क्या होगा, कम होगा। सरफेस एरिया बढ़ाने से रिएक्शन जल्दी होगी, रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमने टेम्परेचर और कैटलिस्ट की बात की थी, जिसको हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। क्यों? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमने समझा। और कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को बढ़ाएगा एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, पाथ चेंज करके। और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, रिएक्शन के रेट को कम करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा करके। कैसे? पाथ चेंज करके, रिएक्शन का पाथ चेंज करके। तो यहाँ पर दो फैक्टर हमने पढ़े थे। क्या रिएक्शन का पाथ चेंज करने से जो उसका मैकेनिज्म है वो चेंज हो जाएगा? हाँ बिल्कुल चेंज होगा, है ना। पहले अगर हम कह रहे हैं कि पहले रास्ता इस तरीके से था, तो क्या है, रिएक्शन ऐसे हो रही है ना, तो रास्ता ये है, तो मैकेनिज्म ये होगा। अगर रास्ता ये है ना, अब रास्ता अगर हमने चेंज कर लिया तो मैकेनिज्म भी चेंज होता है। लेकिन क्या इस बीच एंथैल्पी भी चेंज होती है, डेल्टा एच जिसको हम कहते हैं। तो रिएक्शन का जब हम पाथ चेंज कर रहे हैं, मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्या एंथैल्पी चेंज हो रही है? नहीं, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आता, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर हमने बात कर ली थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अब ये क्या है, जो रिएक्शन इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए तो ये किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने, फोटॉन ज्यादा तो रिएक्शन का रेट ज्यादा, फोटोन कम तो रिएक्शन का रेट कम। ठीक है, चलिए इतना हम पढ़ चुके थे। अब हमें एक लास्ट टॉपिक पढ़ना है, उससे पहले एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर लास्ट टॉपिक को यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जो भी आप कहें, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म है क्या, द पाथ फॉलोड। रिएक्शन मैकेनिज्म जानते हैं ना, अगर हम कह रहे हैं ए से कोई रिएक्शन ई बन रही है, ठीक है, तो बीच में क्या हो गया, बहुत सारे, पहले ए से कुछ बना होगा फिर जाकर के ई बना होगा, तो वो जो पाथ है ना, वो कुछ क्या है, वो जो पाथ है कि ए से हो सकता है बी बना हो, फिर बी से सी बना हो, सी से डी बना हो, फिर जाकर के डी से ई बना हो। यहाँ पर तो हम सिंपल लिख दे रहे हैं, लेकिन ये जो पूरा पाथ है जिससे होकर के रिएक्शन बनी है, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को इसका मैकेनिज्म कहा जाता है। अगर हम कहें ए से ई, ए रिएक्टेंट से ई प्रोडक्ट बना है, तो इसके बीच में क्या क्या स्टेप्स हैं, इसका मैकेनिज्म लिखो। तो हमें लिखना पड़ेगा ए से कैसे बी बना, बी से कैसे सी बना, सी से कैसे डी बना, फिर फाइनली डी से ई बना। ठीक है, तो ये पूरा क्या है, इसका मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं, मैकेनिज्म को डिफाइन किया जा सकता है, द पाथ फॉलोड, द पाथ followed to convert reactant into product। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए जो पाथ फॉलो किया जाता है वही क्या कहलाया जाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक किसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करते हैं कि ए से बन रहा है ई, ठीक है, ये हमारी रिएक्शन। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसके मैकेनिज्म में इंक्लूड है स्टेप 1, जहां पर क्या बन रहा है, ए से ई बन रहा है, यह है इसका रेट। ठीक है, इसलिए इसका क्या है, रेट कांस्टेंट K1। फिर यहां पर आ रहा है स्टेप 2, जहां पर ए से बी बन रहा है, स्टेप 2 जहां पर बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है, K2। स्टेप 3 जहां पर सी से डी बन रहा है, K3। स्टेप 4 जहां पर डी से ई बन रहा है, K। ठीक, अब हमें पता है ये पूरी क्या है बच्चों, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्योंकि जब हम एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था,
कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, जो वन स्टेप की रिएक्शन, जो एक स्टेप में हो जाती है, जिसमें इतने सारे स्टेप नहीं आते। अगर कोई रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही, यानी कि वो कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे कि ये, क्योंकि इसको होने ये कितने स्टेप लग रहे हैं, इसको इस रिएक्शन में 4 स्टेप है। ठीक है, चलो अगर कहा जा रहा है बच्चों कि ये जो रिएक्शन है ये फास्ट है, ये भी फास्ट है, ये वाली स्लो है, और ये वाली भी क्या है, फास्ट है, तो हमें इतना पता है कि जो फास्ट रिएक्शन है उसी से हम रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा RDS, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया होगा, है ना, उसमें आपको बताया गया होगा कि ये वाला स्टेप स्लो है, ये वाला स्टेप फास्ट है। ठीक है, तो स्लो स्टेप से आप समझ जाओगे कि ये क्या हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, तो रेट आपको इसके अकॉर्डिंग ही लिखना है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज, अब ये जो अलग अलग ये जो स्टेप है ना, हर एक स्टेप अपने आप में ही एक एलिमेंट्री स्टेप है। जैसे अगर हम इस वाले स्टेप की बात करें, स्टेप 3, तो ये हमारा स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और ये अकेला स्टेप क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या है, एक एलिमेंट्री स्टेप है। लेकिन अगर हम पूरे को देखें तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन हर एक स्टेप अपने आप में क्या है, एक एलिमेंट्री स्टेप है, या एलिमेंट्री रिएक्शन है। ये हम पहले चैप्टर के स्टार्टिंग में भी डिस्कस हमने ये कर लिया था। ठीक है, चलो तो इतनी बात समझ में आ गई। हो सकता है ऐसे ना देकर के आपको सारी रिएक्शन ही फास्ट दे रखी हो, तब आप कैसे निकालोगे। अब देखो सारी फास्ट दे रखी हो, उनमें से उनका रेट बता रखा होगा। ठीक है, ये फास्ट है, ये फास्ट है, सारी फास्ट दे रखी है, रेट बता रखा है, उनमें से सबसे कम वाला जो होगा तो वही क्या होगी, स्लो होगी। अगर हम कह रहे हैं कि सभी क्या है, फास्ट है, सभी क्या है, फास्ट है, तो एक तो ऐसा होगा जो कम फास्ट होगा, जो कम फास्ट होगा उसी को स्लो मान लेंगे, वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग। ठीक है, चलो अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे रिएक्शन से हम किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकाल सकते हैं, कैसे हम निकालेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म से। चलिए पहले इतना नोट कीजिए, फिर हम उस मेथड को पढ़ेंगे। चलिए ऑर्डर फ्रॉम रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म से हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो मेथड है इसे इक्विलिब्रियम मेथड भी कहा जाता है। ठीक है, अब कैसे समझते हैं, चलो रिएक्शन से उसको समझते हैं। हमें एक कोई रिएक्शन दी हुई है, वो है ठीक है, इस तरीके से हमें कोई रिएक्शन दी हुई है, इसका मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है, K1, और ये स्टेप दिया हुआ है कि ये क्या है, फास्ट स्टेप है, और मैकेनिज्म दी हुई है O3, कुछ इस तरीके से। ये हमारी है स्लो रिएक्शन। ठीक है, ये है स्लो रिएक्शन। तो कैसे आप ऑर्डर निकालेंगे, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपको आता है तो फिर हम इसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है कि स्लो स्टेप कौन सा है, तो हमें दिख रहा है स्लो स्टेप तो क्वेश्चन में ही गिवन है ना। अब ये स्लो स्टेप है, यानी कि बच्चों यही क्या है, हमारा RDS है, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इससे हम क्या लिख सकते हैं, रेट लिख सकते हैं। तो कैसे लिखा जाता है, रेट इज इक्वल्स टू K। अब K क्या है, यहाँ पर K2 है ना, कंसंट्रेशन ऑफ O3, कंसंट्रेशन ऑफ O। ठीक है, चलो रेट तो लिख दिया, ये था हमारा पहला। अब बात करते हैं आगे दूसरे स्टेप की, जिसमें हम ऑर्डर लिखें। अगर ये रिएक्शन में ये जो इंटरमीडिएट है, अगर ये रिएक्शन में जो हमने रेट लिखा हुआ है उसमें अगर कोई इंटरमीडिएट है, तो हमारा ये रिएक्शन का रेट नहीं होगा, है ना। तो हम इस मतलब
तो हम इसकी मदद से रिएक्शन का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। अगर यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं है तब तो ईजी है। अगर यहाँ पर रेट में हमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं दिया हुआ, हमने कोई भी इंटरमीडिएट नहीं लिखा हुआ, तो हम आसानी से इसका ऑर्डर लिख सकते हैं, है ना। अगर ये इंटरमीडिएट नहीं है तो ऑर्डर हो गया ना 1+1 ऐसे करके लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, तब तो हम इजीली इसको कर लेंगे। लेकिन बच्चों अगर यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट है तो हम इसे ऐसे नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेकंड स्टेप होगा। अब पहले हमें इंटरमीडिएट को ढूंढना है और इंटरमीडिएट को ढूंढ करके एलिमिनेट करना है। जब हम इंटरमीडिएट को एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, फिर हम रिएक्शन का ऑर्डर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हम पहचानेंगे कैसे कि इंटरमीडिएट कौन सा है। इंटरमीडिएट को पहचानने के दो मेथड है। पहला मेथड ये है कि जो हमें मेन रिएक्शन दी गई है, मेन रिएक्शन में हमें देखना है कि जो रेट में, जो कंसंट्रेशन में जो हमने रखे हुए हैं, जो वो दोनों क्या हमारे मेन रिएक्शन में है। दूसरा मेथड है कि जो हमारे मैकेनिज्म दिया हुआ है उसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है मतलब हो गया हमारा इंटरमीडिएट। जैसे कि देखो, अगर हम मेन रिएक्शन में देखें, O3 है, O3 है, O है क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सिंपल नहीं है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या है, हमारा इंटरमीडिएट। वहीं अगर यहाँ पर हम देखो, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन है ये क्या है, हमारा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट पहचानने के दो मेथड आपको पता चल चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हमें पता चल गया ये हमारा इंटरमीडिएट है। अब आप क्या करेंगे, इस रिएक्शन का रेट लिखेंगे और यहाँ से O की वैल्यू फाइंड करेंगे। O की वैल्यू फाइंड करने के बाद O की वैल्यू आप इसमें पुट कर लेंगे। ठीक है, इसमें वैल्यू अगर आप पुट कर लेंगे तो आसानी से आपको क्या मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा। रेट से आप इजीली ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और ये है आपका होमवर्क। बाकी अगर नहीं आएगा तो इसको हम आगे नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में।